गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 7 में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हमारा लेसन 4 ऊष्मा शुरू हो गया था, है ना। तो ऊष्मा के बारे में हमने पढ़ा था कि ऊष्मा क्या है ना, ऊष्मा का स्थानांतरण कैसा होता है। फिर हमने इसमें मरा कि तापमान नापने के लिए जिस युक्ति मतलब जो यंत्र उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। तो और अपना शरीर का तापमान नापने के लिए हम डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं और बाकी वस्तुओं का तापमान नापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। फिर उसकी हमने सावधानियां देखी कि उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां देखनी होती हैं। फिर हमने ऊष्मा का स्थानांतरण देखा ना कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो हमने ठोसों में देखा ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है ना। उसके बाद हमने जल में देखा, है ना। हमने पढ़ा कि ऊष्मा मतलब चालन के द्वारा होता है। उसके बाद फिर हमने देखा संवहन के द्वारा, जल में किसके द्वारा होता है, संवहन के द्वारा होता है ना। अब ये हमने पढ़ चुके थे कि ठोसों में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है और जल में होता है वो संवहन विधि के द्वारा होता है। आज हम पढ़ेंगे संवहन का दूसरा कि वायु में मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होते हैं। तो वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है, जैसे जल में होता है वैसे वायु में भी ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। अब क्या है, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण देखने के लिए हम देखते हैं कि क्या होता है कि इसके लिए हम एक ऐसा क्रियाकलाप देखते हैं कि ये एक आप मोमबत्ती को जलाइए, है ना। मोमबत्ती को जलाने के बाद अपना एक हाथ को ज्वाला के ऊपर, जो मोमबत्ती जल रही है ना उसके ऊपर आप एक हाथ अपना रखेंगे और ना मोमबत्ती के ऊपर एक हाथ रखेंगे आप और दूसरा हाथ उसके साइड में रखेंगे। दूसरा हाथ कहाँ रखेंगे, आप साइड में रखेंगे, मतलब मोमबत्ती के साइड में आप दूसरा हाथ रखेंगे। एक हाथ मोमबत्ती के ऊपर रखेंगे और दूसरा हाथ उसके साइड में रखेंगे। तो आप देखोगे कि मतलब हमारे हाथ में, दोनों हाथों में समान गर्मी का अनुभव होता है या नहीं होता है। क्या दोनों हाथों में जो मोमबत्ती की ज्वाला से समान गर्मी का हमें महसूस होएगी, है। तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। कौन सा हाथ में हमको अधिक गर्म महसूस होगा, तो देखते हैं हम। तो क्या होगा कि जो ऊपर वाला हाथ है, जो मोमबत्ती के ऊपर हाथ हमने रखा है वो हमको ज़्यादा गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है। ऊपर की ओर की जो वायु है वो किसके द्वारा गर्म होती है, संवहन के द्वारा गर्म होती है। इसलिए ज्वाला के जो ऊपर वाला हाथ है, जो ज्वाला के ऊपर हम हाथ रखते हैं वो गर्मी का अनुभव करता है ना। मोमबत्ती के ऊपर जो हाथ रखते हैं तो संवहन के द्वारा उस हाथ में हम गर्म महसूस करते हैं। लेकिन पास में जो हमने साइड में हाथ रखा है ना, तो वहाँ पे क्या होती है, वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती है। जो साइड का हाथ रखा है तो वहाँ की जो वायु है संवहन के द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की ओर वायु जैसे गर्म नहीं लगती, है ना। तो देखा आपने मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखा, आपने दोनों हाथ रखे, एक हाथ मोमबत्ती के ऊपर रखा और एक हाथ साइड में रखा। जो मोमबत्ती के ऊपर का हाथ है उसमें हम गर्म महसूस करेंगे और जो साइड में हाथ हमने रखा है उसमें हमें गर्माहट महसूस नहीं होती। क्योंकि जो ज्वाला के ऊपर वाला है वहाँ पे संवहन के द्वारा वायु गर्म हो जाती है, लेकिन जो साइड वाली है, पार्श्वी वायु है, वो संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की ओर वायु जैसे गर्म नहीं लगती है। इसी प्रकार विकिरण जैसे हम देखते हैं कि जैसे पृथ्वी से क्या होता है, पृथ्वी से सूर्य के बीच कोई हमको गर्मी प्राप्त होती है, मतलब ना सूर्य से, लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच कोई ठोस या तरल माध्यम नहीं होता। पृथ्वी और सूर्य के बीच कोई ठोस या तरल माध्यम नहीं होता, फिर भी ऊष्मा आती है ना, हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ये क्या है, कोई माध्यम ना होने के कारण भी ये ऊष्मा होती है। ये किसकी विधि के द्वारा होती है, ये विकिरण विधि के द्वारा होती है। कौन सी विधि के द्वारा होती है, ये विकिरण विधि के द्वारा होती है। अब आपने ये देख लिया कि क्या है। अब हमको देखना है कि
तटीय क्षेत्र में, जो समुद्र के किनारे क्षेत्र में रहते हैं वो लोग, मतलब वहाँ पे क्या होता है, समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग क्या अनुभव करते हैं वो हम देखते हैं। तो क्या होता है दिन के समय ना, दिन के समय क्या होता है कि जो स्थल, स्थल माने क्या, जमीन, स्थल माने जमीन, तो दिन के समय थल जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। दिन के समय क्या होता है कि स्थल जो धरती रहती है, थल रहता है, वो जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है ना। तो स्थल की ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जो थल के ऊपर की वायु होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, और उसका स्थान लेने के लिए, जो ऊपर की ओर जब वायु उठती है तो नीचे स्थान उसका खाली हो जाता है, तो उसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु तो क्या होता है, जब वायु गर्म हो जाती है तो ऊपर की ओर उठती है, तो उस वायु का स्थान लेने के लिए क्या होता है, समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। तो चक्र को पूरा करने के लिए, चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। इस चक्र को पूरा करने के लिए क्या होता है, जो स्थल की ओर की गर्म वायु है वो समुद्र की ओर बह जाती है। तो समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्र समीर कहते हैं। अब क्या समुद्र समीर क्या है, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं, समुद्र समीर कहते हैं। दिन के समय क्या होता है, ये धरती मतलब जो स्थल रहता है जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, तो समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है, ये क्या कहलाती है, समुद्र समीर कहलाती है। यहाँ देखिए समुद्र समीर का आपको डायग्राम बताया गया है ना, तो क्या है, ये जो है इसमें क्या है कि समुद्र से होने वाली वायु जो है ना, तो क्या हो गई स्थल से, है ना, स्थल से जो गर्म होकर क्या हो रहा है, समुद्र से, स्थल से जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है। तो ये कहाँ जा रही है, आप देख रहे हो ना, ये ठंडी वायु है ना, समुद्र से होने वाली वायु जो है वो कहाँ जा रही है, स्थल की ओर बहती है ना, जल की ओर से वो स्थल की ओर बहती है। तो ये देखो ठंडी वायु है, ठंडी वायु जो है वो बहती है और गर्म वायु का स्थान लेने के लिए ठंडी वायु बहती है। तो ये क्या कहलाता है, थल समीर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये थल समीर कहलाता है। इसके विपरीत क्या है कि रात के समय क्या होता है, इससे उल्टा होता है। रात के समय क्या होता है, इससे उल्टा होता है ना। तो क्या होता है, समुद्र समीर की ठंडी वायु को लाभ उठाने के लिए, अच्छा अब ये क्या है, मतलब जो समुद्र समीर है ना, इसका लाभ उठाने के लिए क्या होता है कि जो वहाँ मकान बनाए रहते हैं तो उनकी खिड़कियाँ, वहाँ के रहने वाले लोग क्या करते हैं, जो उसकी खिड़कियाँ बनाते हैं वो समुद्र की ओर बनाई जाती है। किस ओर बनाई जाती है, समुद्र की ओर बनाई जाती है, जिससे कि ठंडी हवा उनको मिले, है ना। समुद्र का जल स्थल के अपेक्षा, इसके विपरीत मैंने क्या बताया, अब इसके विपरीत थल समीर में क्या होता है कि रात्रि में यह प्रक्रम ठीक उसके उल्टा होता है। जो समुद्र समीर में होता है, थल समीर में इससे उल्टा होता है। तो समुद्र का जल क्या होता है, स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। रात के समय क्या होता है, समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु कहाँ बहती है, समुद्र की ओर बहती है ना। थल समीर में क्या होता है, ये स्थल से होती हुई वायु कहाँ बहती है, समुद्र की ओर बहती है ना। थल समीर में देखो यहाँ बच्चों, इसमें क्या होता है, स्थल से अपेक्षा क्या है, स्थल की ओर से, जो स्थल की जो मतलब ज़मीन की जो ठंडी वायु है वो कहाँ बहती है, समुद्र की ओर बहती है, समुद्र की ओर जाती है। तो ये क्या कहलाती है, थल समीर कहलाती है। क्या कहलाती है, ये थल समीर कहलाती है, इस है ना। तो थल समीर क्या है, रात्रि की समय थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, थल समीर कहलाती है। तो बच्चों आपको क्या ये क्या दोनों पता चल गया होगा कि समुद्र समीर क्या है और थल समीर क्या है। तो जो समुद्र समीर है वो दिन के समय होती है, वो प्रक्रिया किस समय होती है, दिन के समय होती है, और थल समीर की प्रक्रिया
रात के समय होती है। समुद्र समीर में क्या होता है, समुद्र के से होने वाली वायु कहाँ बहती है, समुद्र की ओर से ठंडी वायु कहाँ किस तरफ जाती है, स्थल की ओर बहती है। समुद्र समीर में समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है, और थल समीर में रात्रि के समय ये क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, तो ये क्या कहती है, थल समीर। तो बच्चों आपने देखा होगा, ये समझ में आ गया होगा कि समुद्र समीर क्या है और थल समीर क्या है। आज हम इतना पढ़ें, इसके आगे का हम कल विकर्ण के बारे में पढ़ेंगे।